सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर निष्ठा और तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया में। दोस्तों, हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और जब हम स्टार्टअप स्पेस की बात करते हैं तो एक नई उम्मीद के साथ उभरा है और इसके पीछे एक सोचा समझा विज़न है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका सपना है कि देश का हर एक युवा ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार पैदा कर सकें, नौकरियां पैदा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही स्टार्टअप से जिन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और बहुत कम एज में उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और एक आज की डेट में बहुत अच्छा एक नाम है। तो हम बहुत ज़्यादा स्वागत करना चाहते हैं पीयूष जी का हमारे शो में। वेलकम टू द शो पीयूष जी। थैंक यू सो मच। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और जानते हैं पीयूष जी से थोड़ा उनके बारे में और उनके स्टार्टअप के बारे में और क्या कुछ खास रहा उनकी इस स्टार्टअप जर्नी में। तो पीयूष जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल निष्ठा जी, मेरा नाम पीयूष शाह है। मैं आईटी के कार्य क्षेत्र में करीब 25 साल से कार्यरत हूँ। मैं भोपाल को बिलोंग करता हूँ। भोपाल से ही स्कूलिंग की, कॉलेज भी ये भोपाल का ही है। एनआईटी भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग 98 में की थी। फिर इन्फोसिस में कैरियर की शुरुआत की। इन्फोसिस फर्स्ट टाइम भोपाल 97 में आई थी और कुछ लोगों को लेके गई थी कैंपस प्लेसमेंट में, उनमें मैं भी था। इन्फोसिस में काम किया, फिर इन्फोसिस में 2 साल छोड़ने के बाद मैंने एमबीए किया आईआईएम लखनऊ से और फिर मैं आईटी इंडस्ट्री में काम किया। टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट कुछ कंपनियों में किया। अभी 7 साल से मैं अपना स्टार्टअप रन कर रहा हूँ। स्टार्टअप का नाम अलाइन टुगेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्लाइंट्स को और हमारा एक खुद का प्रोडक्ट है जो कि हमने लॉन्च किया है, alignttogether.live, इस साल लॉन्च किया हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया पीयूष जी, बहुत कुछ आपने शेयर किया हमारे दर्शकों से अपने बारे में। यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि आपका जो स्टार्टअप है, जैसा आपने बताया हमारे दर्शकों को कि कुछ नया सॉल्यूशन आपने लेके आए हैं, तो क्या है वो सॉल्यूशन, वो इनोवेशन क्या है स्टार्टअप की? बिल्कुल निष्ठा जी, देखिए alignttogether.live है, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर लाइव इंटरेक्टिव एंड इन पर्सन सर्विसेज। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कार्य कर रहा है। हमारा प्रोडक्ट की तरह कोई भी दूसरा इस समय नहीं है। अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो हम अमेज़न ऑफ सर्विसेज हैं। हम सभी जानते हैं कि अमेज़न जो है प्रोडक्ट के लिए है, आपको टीवी, फ्रिज सब कुछ मिलता है उसमें, बट सर्विसेज के लिए कि अगर आपको किसी से सर्विसेज चाहिए हो तो ये मार्केट प्लेस फैशन में नहीं है। हमने ऐसा alignttogether.live में हमने 12 वर्टिकल रखे हैं, जिसमें जैसे एकेडमिक्स एंड ट्यूटरिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकिक है। अगर किसी को भी किसी इन क्षेत्रों में अगर सर्विसेज देनी है तो अगर मैं सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो एक कोई कथक डांसर हैं, कानपुर में हैं, इनको अपनी सर्विसेज अपने कानपुर क्षेत्र में देनी है या फिर कैलिफोर्निया के किसी परिवार को देनी है, ऑस्ट्रेलिया के किसी परिवार को देनी है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सकती हैं। उज्जैन के कोई पंडित जी अगर हैं, उनको सत्यनारायण की कथा करानी है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस समय नीदरलैंड्स के एक हिंदू परिवार के लिए भी कर रहे हैं और एक ऑस्ट्रेलिया के परिवार के लिए भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं, ऑन डिमांड दी जाती हैं। लोग अपनी अवेलेबिलिटी पहले से बता देते हैं कि वो कब कब अवेलेबल हैं। अगर पंडित जी को सत्यनारायण की कथा देनी है तो वो शाम को 8 से 10 तक दे रहे हैं, जिससे कि कैलिफोर्निया के परिवार जहाँ पे दिन है वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। तो वो अपनी अवेलेबिलिटी बता देते हैं। उनका जो सर्विस है एज अ प्रोडक्ट जाता है। सर्विस एज अ प्रोडक्ट की हम बात करें तो ड्यूरेशन, स्कोप, प्राइसिंग पहले से ही ये निर्धारित रहती हैं, तो कोई नेगोशिएशन की संभावना नहीं है। पैसे का जो लेन देन है वो पहले से ही अलाइन टुगेदर के पास पूरा पैसा आ जाता है बुकिंग के समय। जब सर्विस कंप्लीट होती है तो हम पैसे सेलर को दे देते हैं। इस बहाने दोनों चीज़ों के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेलर के भी और बायर के भी। पैसे की अनियमितताएँ जो रहती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और एक रिव्यू मैनेजमेंट हमने बनाया हुआ है। जैसे जैसे आप सर्विस देते हैं आपको रिव्यूज़ मिलते जाते हैं। कल के दिन मार्केट प्लेस में बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी सर्विसेज लेता है तो वो देखे कि आपने कितना अच्छा काम किया हुआ है, तो वो हम उसमें बता पाते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी इसका एडॉप्शन होता जा रहा है और एज आई सेड ये अभी तक तो दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो है। अभी उसके जैसे उसके मिलते जुलते प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, बट इसका जैसा जो हमारा स्कोप है प्रोडक्ट का वैसा किसी का नहीं है इस समय।
बिल्कुल पीयूष जी, ये बहुत ही काफ़ी बड़ा इनोवेशन है हमारे देश में, जैसा कि आपने बताया कि अमेज़ॉन ऑफ सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आपने काफ़ी अच्छे यूज़ केसेस भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें यहाँ पे कि अब दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। अगर कोई नीदरलैंड में बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, वो कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट पे और अपनी सर्विसेज अवेल कर सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे पीयूष जी, जैसे कि आपने कार्यक्रम की स्टार्टिंग में बताया कि आप नौकरी में थे, फिर आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो बिल्कुल हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली, क्योंकि आमूमन देखा गया है कि हम सब बहुत सेफ जॉब चाहते हैं 9 to 6 की, बट ये रिस्क लेना कोई नहीं चाहता। तो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, आपको किसने इंस्पायर किया? ये बहुत अच्छा सवाल है निष्ठा जी। देखिए, एक हनुमान कूंद की तरह था ये कि भाई पहले जब आप नौकरी में हैं, MNCs में आप काम कर रहे हैं, आप काम करते हैं, आपको महीने के एंड में सैलरी मिल जाती है। पर जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया होता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप कब सैलरी मिलेगी आपको। इनफैक्ट आपको अपनी टीम के बारे में पहले देखना पड़ता है कि जो आपने हायर किया है बंदा, उसकी सैलरी आप दे पा रहे हैं, इस महीने दे पाएंगे, आप उसको 3 महीने बाद भी सैलरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। जब प्रमोटर को लगता है कि हाँ अब इसको सैलरी दे सकता है, तो वो फिर खुद भी सैलरी निकालने का साहस करता है। तो बहुत मतलब जैसा मैंने कहा है कि मुझे हनुमान कूंद की तरह ही लगा था ये कि एक MNCs की तरह एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, एक आपको बेनिफिट्स और पर्क्स मिलते हैं और फिर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ लेगेसी थी, मुझे अपना पूरा स्टार्ट खुद ही करना पड़ा। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को आए, पर बचपन से तो था कि एक कुछ करना है, अपना खुद करेंगे। जब मैंने MBA किया IIM लखनऊ से, थोड़े से थॉट्स और बिल्डअप हो गए थे कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है जी। एक शहर था, भोपाल था, तो भोपाल वापस आने की बहुत इच्छा थी। मैंने करीब 8 से 10 कंट्रीज़ में काम किया है, USA में किया, जर्मनी में किया, स्वीडन में किया, कई जगह किया, बट भोपाल शहर मुझे बहुत अच्छा लगा था। भोपाल के कुछ पहले फैमिली रीजंस भी थे वापस आने के, पेरेंटल केयर के लिए और अपना खुद का शुरू करने के लिए भी। तो अपना भोपाल में आने के बाद थोड़ा ये भी था कि जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो कम थी, तो खुद का शुरू करने के लिए ही मेरे को प्रेरित होना पड़ा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ा कि खुद करते हैं। और ये आइडियाज़ थे कि एक प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इंडिया IT इंडस्ट्री में काम करते करते मुझे समझ में आया था कि हम सर्विसेज में तो बहुत अच्छे हैं, हमारी जो कंपनीज़ भी हैं सर्विसेज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में हम लोग थोड़ा सा पीछे थे। पर जो स्किल्स चाहिए होते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और मार्केट करने के लिए, ये इंक्रीजिंगली अवेलेबल होते जा रहे हैं हमारे देश में। और भोपाल में रह के मुझे ऐसा लगा कि मैं सेल्स नहीं मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ, और अगर ऐसा है तो सेल्स, अगर हम सर्विसेज करते हैं तो उसमें सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए मार्केटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था कि भाई मार्केटिंग, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं और एक अच्छी सी कंपनी का एक निर्माण कर पाएंगे भोपाल से। बिल्कुल, ये बहुत उम्दा बात आपने शेयर करी है हमारे दर्शकों से यहाँ पे, और जैसे कि आपने ये भी शेयर किया कि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आपका कोई लेगेसी नहीं था पहले, एंड आप फ्रेश हैं टू स्टार्ट दिस बिज़नेस अपने डोमेन में। तो यहाँ पे कई सारे सवाल भी पूछ रहे हैं हमारे दर्शक आपसे। एक मेल आया है हमारे पास सतना से अपेक्षा जी का। अच्छा। वो पूछना चाहती हैं आपसे, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे और आपने इतना सब स्ट्रगल किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी और चैलेंजेस भी आपने फेस करे होंगे, बहुत सारी समस्याएं आई होंगी इस जर्नी में, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए लास्ट के बहुत अच्छा सवाल है अपेक्षा जी का, और ये लास्ट 7 साल में मैं कहूँगा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखने को मिलते हैं। जब हम लोग अपना स्टार्टअप चला रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो रिसोर्सेज तो एक है ही कि हमारे पास कैपिटल हो, हमारे पास टीम हो, हमारे पास एक मार्केट हो, हमारे पास एक क्लाइंट हो जो हम पे ट्रस्ट करते हो। ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक्स हैं, बट अदरवाइज़ हमें सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना पड़ता है। अभी जैसे हम बात करें, जो हमारी डिवीज़न है, जो सर्विसेज डिवीज़न देती है, तो उसमें अगर ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इससे हम लोग कभी लाभान्वित भी हुए हैं, कुछ हम चोटिल भी हुए हैं। अगर हम बात करें तो हमें कुछ काम ऐसा मिला है जो यूक्रेन की टीम कर रही थी, वो वाला काम हमें मिला है। हमें और भी काम मिल सकता था, लेकिन हमारा वो काम नहीं मिल पाया। वो हमारे लिए थोड़ा सा सेटबैक भी रहा, वो किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में चला गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स को हमें मद्देनज़र रखना पड़ा। जो टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग अभी किसी को हायर करते हैं, वो टेक्नोलॉजी 3 साल बाद ऑब्सलीट भी हो जाती है।
तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम किस टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम करें जो कि आगे चल के हमें बहुत मदद करे। कई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं मार्केट में आती हैं, जैसे हम बात करें कि एक PHP होती है, PHP में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो हम लोग उस पर कितना इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो PHP के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो आगे चल के कोई दूसरी टेक्नोलॉजीज में तब्दील होने वाले हैं। तो हर दिन एक नया शुरुआत रहती है, एक हर दिन हम लोग को एक मतलब मैं सबसे कहता हूँ जब 9 बजे हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे चार्टर में रहता है, हमें ये करना रहेगा और हम लोग करते आते हैं। बट हाँ, बेसिक जो है माइंड मनी मार्केट हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप में, तो माइंड मनी मार्केट को तो हमें कंट्रोल करना ही पड़ता है। ये आए दिन हमें नए नए चैलेंजेस करते हैं कि ये चैलेंजेस अगर हम ओवरकम कर पाते हैं, ये बेसिक आधारभूत रहते हैं, इनको हमने कंट्रोल किया होता है तो उसके बाद हम फिर दूसरी चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बहुत कुछ शेयर किया पीयूष जी अबाउट मार्केटिंग आप कैसे करते हैं अपने बिजनेस मॉडल की, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपनी टीम के बारे में भी बताएं कि कितने लोग हैं आपकी टीम में और क्या ये पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप में है, या थोड़ा टीम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, अलाइन टुगेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जिसमें 2 डायरेक्टर्स हैं और हमारी टीम में इस समय 28 लोग हैं और एक टीम का जो मोस्टली इंजीनियर्स हैं हमारी टीम में, बट एक जो कॉमन थीम है हमारी टीम में वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो कुछ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से भी हमारी टीम में लोग हैं या फिर इंजीनियरिंग से हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ है, सबके सब बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं, कोई UX डिज़ाइनर हैं, कुछ बिजनेस एनालिस्ट हैं, कोई डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, डेवऑप्स इंजीनियर हैं, लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं। और इवन दो कुछ आर्टिस्टिक, जैसे UX डिज़ाइनर में एक आर्टिस्टिक होना चाहिए, बट जैसे मेरी टीम में जो UX डिज़ाइनर है वो एक इंजीनियर है और उनने बॉलीवुड में काम किया है, 2 मूवीज़ एज अ लीड एक्टर काम की हुई है, तो एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है उनका, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ एक्सट्रीमली गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो बिल्कुल, अमूमन मैं ये रिसर्च भी एक पढ़ रही थी पीयूष जी, जहाँ ये देखा गया है कि कोई भी स्टार्टअप में, कंपनी में या आप कहीं पे भी काम करें, क्रिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिविटी की स्किल्स होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स होनी चाहिए, जैसा कि आपने हम सबको बताया यहाँ। तो यहाँ पे एक और सवाल एक विदिशा से मेल आया है हमारे पास, सविता जी का। वो ये जानना चाहती हैं कि वो भी स्टार्टअप करना चाहती हैं, बट सबसे पहला सवाल आता है कि आप अपने रेवेन्यू मॉडल को कैसे जस्टिफाई करें, कि कैसे आप बिज़नेस का पूरा मॉडल बनाएं। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को गाइड करें कि आपने कैसे बिज़नेस का मॉडल बनाया था और रेवेन्यू मॉडल को आपने कैसे जस्टिफाई किया था। हाँ, देखिए, कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको एक बिज़नेस प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। बिज़नेस प्लानिंग में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि मार्केट की पहुँच देखनी पड़ेगी। आप जो चीज़ देना चाहते हैं, या तो आप प्रोडक्ट दे रहे होंगे या फिर आप सर्विसेज दे रहे होंगे, तो इसकी खपत कहाँ होगी जी। तो वो आप सबसे पहले देखिए कि जहाँ पे वो खपत हो रही है, जो आपका क्लाइंटेल है, जो आप जहाँ पे अपना सर्विसेज देंगे, इस प्रोडक्ट देंगे, वो आपसे बहुत दूर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने सोचा है कि मैं इस शहर में रह के या इस जगह पे रह के उस क्षेत्र को ये वाली चीज़ें सप्लाई करूँगा, पर हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत क्राउडेड मार्केट है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग दे रहे हैं, वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको अपनी पहुँच देखनी है मार्केट की, कि मार्केट की पहुँच है या नहीं है, कितने सारे प्लेयर्स हैं, क्या यूनिक डिफरेंशिएटर आपने क्रिएट किया है अपनी सर्विस के लिए, क्या आप उसको एक सस्टेन कर पाएंगे वो वाला बेनिफिट। अगर आपने कुछ सोचा हुआ है कि मैं इस चीज़ को अगर मैं एक रेस्टोरेंट बिज़नेस चला रहा हूँ, उसके मैंने कोई डिश बनाई हुई है जो कि मैं बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, लेकिन क्या वो चीज़, मैं आलू के पराठे ही अगर मैं दे रहा हूँ तो मार्केट में 60 रुपीज़ का मिल रहा है, मैं 40 रुपये में पराठे और वो भी घर दे के सप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इसको सस्टेन कर पाएंगे क्या, वो क्वालिटी और वो चीज़ों को सस्टेन कर पाएंगे। तो एक छोटी सी लेकर चीज़ें, एक गाँव से लेके भी लोग अपने बिज़नेस मॉडल बना रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि लोग ड्रोन खरीद के पेस्टिसाइड से छिड़काव कर रहे हैं, वो रूरल इकोनॉमी से कर रहे हैं, तो उनका मार्केट भी रूरल इकोनॉमी में है और उनकी समस्याएं जो सॉल्व कर रहे हैं वो रूरल इकोनॉमी से जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर और कुछ ऐसे हैं कि मतलब हम लोग कभी ये देख रहे हैं कि हम ड्राइवरलेस कार अगर हम बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी मनी सप्लाई है, डीप पॉकेट्स का गेम है, क्या हम वो चीज़ें कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो हमें पूरा प्लान करना चाहिए।
और अकॉर्डिंगली फिर हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए अपना business model बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने साझा करी हमारे दर्शकों के साथ कि आप कुछ भी बिजनेस करना चाहें, स्टार्टअप करना चाहें तो आपके पास उसका यूएसपी होना चाहिए और आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करना चाहिए उस चीज़ का कि कॉम्पिटिटर्स उस डोमेन में क्या कुछ कर रहे हैं। Exactly. ऐसे में हमारी सरकार भी स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है, बहुत मदद कर रही है। तो थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बताएं कि सरकार से आपको क्या मदद मिली और जी। थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम लोग बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का। एक तो उन्होंने पहले स्टार्टअप को एक थीम बनाया उसका कि भाई स्टार्टअप हमारे एक अभिन्न अंग है बिजनेस इकोसिस्टम का, जी। और अगर ये लोग अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी। तो एक तो इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि आज से मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 साल पहले स्टार्टअप बंदा थोड़ा अकेला महसूस करता था, लेकिन उसको ये लगा कि एक DIPP नंबर आया, कि स्टार्टअप रिकॉग्निशन आया, उसके चलते बहुत सारे बेनिफिट्स आए। हमारी कंपनी को भी एक स्टार्टअप रिकॉग्निशन है, उसके तहत हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। हमें सेक्शन 80 IAC के तहत 3 साल का टैक्स एग्जम्पशन भी मिला हुआ है, अगेन ये योजनाओं के तहत मिला हुआ है। हमें सीड फंड नहीं मिला, लेकिन मेरे कई साथी हैं इनको सीड फंड भी मिला हुआ है। तो ये बेनिफिट्स तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके बिज़नेस मॉडल में ताकत है और अगर आप इसमें कमिटेड हैं कि आपको करना है कुछ, तो सरकार की मैं समझता हूँ योजनाओं का आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, सरकार बहुत कुछ मदद कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। इन योजनाओं पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, IPR बेनिफिट्स मिलते हैं और भी तमाम जितने बेनिफिट्स पीयूष जी ने यहाँ से हम सबसे शेयर करे, आपको सीड फंडिंग मिलती है, तो ये भी सब हमें मिलता है। यहाँ पे एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे पीयूष जी, क्या आप कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हुए स्टार्टअप जर्नी को समझने के लिए, या कैसे पिच प्लान करें या कैसे वेंचर कैपिटलिस्ट को रीच आउट करें, उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी? देखिए हमारी विजिबिलिटी आपको बनानी पड़ती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सब तरफ लोगों को पहुंच पाएँ, कि आपने जो वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने वेंचर के थ्रू वो लोगों तक पहुंचे। तो भोपाल के कुछ वेंचर मतलब हैं इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, इनसे हमारा एसोसिएशन रहा है, अभी भी है। इससे हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे हमें कुछ AWS के क्रेडिट मिले हुए हैं, $5,000 के क्रेडिट मिले हमें, जिसने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर्स अगेन लाइक वो वाले उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही वो बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसके कारण वो हम लोग को ये दे पा रहे हैं। तो हम लोग उसका बहुत आभार व्यक्त करूँगा मैं उस चीज़ का। और वेंचर कैपिटलिस्ट हमेशा देखते हैं कि भाई कौन सा स्टार्टअप है जिसमें जो अच्छा कर रहा है, जहाँ की वो इन्वेस्ट कर सकें। तो हम लोग भी नज़र में हैं। अभी हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं, हमें इतनी फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो हमने अभी इतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। बट मेरे जो साथी लोग हैं, अगर वो लोग उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट से। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि शुरू में लोगों को दिक्कत ज़रूर आती है कि शुरू के 2-3 साल, लेकिन अगर आपका बिज़नेस मॉडल काफ़ी बुलंद है तो कैपिटल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है इस समय मार्केट में, आपको देर सवेर फंडिंग मिल जाती है। बिल्कुल, आपका बिज़नेस मॉडल यहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि पीयूष जी ने हम सबसे शेयर किया, बिज़नेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल पे आपको काम करना है, आपको सोसाइटी का कोई भी पेन पॉइंट एक सॉल्व करना है, कोई भी समस्या, प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं, और इजीली आप कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में भी जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी खोले हैं नीति आयोग के अंडर। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे पीयूष जी, जैसे कि बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, बहुत जगह रिकग्निशन मिला है, सम्मान मिला है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए टीम का एफर्ट है, मतलब मेरी टीम, मुझे प्राउड है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है। एक बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम करते हैं, हमारे वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग रिमोट वर्क नहीं करते हैं, एक ऑफिस के अंदर एक छत के नीचे हम लोग काम करते हैं। तो टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण हमें रिवार्ड्स मिले हैं, जिसके कारण शायद आपने मुझे दूरदर्शन में इनवाइट भी किया हुआ है, क्योंकि टीम ने अच्छा काम किया है। तो बस यही बोल सकता हूँ कि टीम है और हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम पे भरोसा है, जिसके कारण हम लोग फल फूल रहे हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे मैं ट्रॉफ़ी भी देख सकती हूँ, राजा भोज जी की ट्रॉफ़ी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये आपको कब मिली, क्या था? ये एक सोच है, ये गूगल की तरफ से हमें दिया गया था, अवार्ड दिया गया था जी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद उनकी सोच गई थी कि भोपाल में एक इवेंट किया था, और भोपाल जो गूगल का चैप्टर था वो हमारे ऑफिस से शुरू हुआ था। इनफैक्ट आज एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है गूगल की, गूगल क्लाउड की कम्युनिटी भोपाल में, जिसमें शायद 6-7 हज़ार लोग हैं इस समय। जब शुरुआत थी तो हमारे ऑफिस में 20-25 लोगों से शुरू हुआ था।
तो उनका एक इवेंट हुआ था, तो उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया aligntogethar.live को कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जी। हम लोग गूगल की टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ कर रहे हैं अपने उसमें, और तब उन्होंने ये ट्रॉफ़ी हमें दी। बिल्कुल। एक सवाल और पीयूष जी यहाँ पे, क्योंकि गांव के हर उस कस्बे का युवा इस समय आपको देख रहा है और आपसे प्रेरित हो रहा है, और उसका भी कहीं ना कहीं एक सपना है कि वो भी अपना खुद का एक स्टार्टअप करें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी इंस्पायर हो इन स्टार्टअप जर्नी के लिए? देखिए, मैं कहूँगा कि बिज़नेस करना एक चुनौती रहता है। आपको किसी की नकल नहीं करनी है, आपको अपना देखना है कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, कि देखें कि आपका पैशन किस क्षेत्र में है, आपके स्किल्स किस क्षेत्र में है, और अगेन मार्केट कहाँ है। अगर आपको लगता है ये सारे फैक्टर्स आपके फेवर में हैं कि आप करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, तो उसमें कूद पड़िए। मतलब ग्रामीण वाले व्यक्ति को ये नहीं देखना चाहिए कि मैं जब शहर में जाऊंगा तभी सक्सेसफुल होऊंगा, या फिर शहर वाले को ये नहीं देखना चाहिए कि ग्रामीण वाले मॉडल पे काम करें तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अपने अपने क्षेत्र हैं। जैसा मैंने एक और टॉक में कहा था, दूरदर्शन की टॉक में कहा था कि हमारे यहाँ जैसे पेस्टिसाइड से छिड़काव हो रहा है, और उसके बाद लोग एक रॉकेट भी भेज रहे हैं, तो अब अपने अपने क्षेत्र हैं कि आपको वो वाली क्षमता आपके पास है कि आप स्पेस में रॉकेट भेज सकते हैं तो वो करिए, आप ड्राइवरलेस कार बना सकते हैं तो वो बनाइए। आप अगर आप सोसाइटी में किसी आप देखें कि करीब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम 10 लोग की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसी कोई सर्विस देना चाहते हैं, तो उस पर काम करें। लेकिन आप पैशनेट हैं कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर वो प्रॉब्लम कम से कम 10 लोग को तो सॉल्व करे, ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम आपने सोच लिया है कि प्रॉब्लम पैदा होगी, लोग आएंगे। वैसे भी कई लोग मॉडल बनाते हैं, पर वो उसमें असफलता के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम आएगी और लोग उसको करेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम अभी क्या है, और ये 10 लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, 100 लोग की प्रॉब्लम करेगा, लाख लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर वो करता है तो उस पर बिल्कुल कूदें और उसमें अपना बिजनेस मॉडल बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पीयूष जी हम सभी दर्शकों के साथ, सबके साथ शेयर करी कि आपको कोई भी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कोई दिक्कत है हमारे समाज में और आपके पास उसका कोई समाधान है, तो आप उसको अपना स्टार्टअप आइडिया बना सकते हैं और जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में अगली बार। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पीयूष जी का, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें शो में दिया। थैंक यू सो मच पीयूष जी। थैंक यू सो मच निशा जी फॉर हैविंग मी हियर इन द शो। थैंक यू। थैंक यू। अलविदा।